हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, जिसमें हम बात कर रहे थे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। हम अपने चैप्टर के बारे में बात कर रहे थे। सबसे पहले आपने चैप्टर को समझा, हर एक टॉपिक को हमने पढ़ा है। हम अब क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज हमारे पास आए हैं, जिनमें से कुछ एमसीक्यूज हमने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व किए हैं, कुछ और यहाँ पर आज करेंगे। इससे पहले कि हम नए क्वेश्चंस को सॉल्व करें, तो जो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चंस देखे हैं उसे एक बार देख लेते हैं कि हमारे पास कौन से टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके पास आया था, आपसे पूछा गया था विच प्लास्टिड आर कलरलेस, कि निम्नलिखित में से कौन सा जो प्लास्टिड है वो क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं। क्लियर है। अब आपने कहा कि आपको प्लास्टिड के बारे में पूछा गया है, तो आपने यहाँ पर सबसे पहले डिस्कस किया है प्लास्टिड को, कि जो प्लास्टिड होते हैं वो क्या होते हैं, प्लास्टिड कहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट आपने कहा कि प्लास्टिड जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने कहा 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले प्लास्टिड क्या होता है इसके बारे में आप देखिए, तो आप पढ़ेंगे कि प्लास्टिड हरे पौधों में पाए जाने वाला कोशिकांग होता है। ठीक है। तो बेसिकली जो प्लास्टिड है वो क्या है, सेल ऑर्गेनेली है या कोशिकांग है। अब हमने कहा प्लास्टिड में अपना डीएनए व राइबोसोम होता है, अतः ये प्रोटीन का निर्माण कर सकते हैं। ये स्वयं ही क्या कर सकते हैं, प्रोटीन का निर्माण कर सकते हैं। क्लियर है इतना? ठीक है। इसके अलावा एक और ऑर्गेनेली हमारे पास आई थी, जिसके पास अपना डीएनए और राइबोसोम था। जब हम बात कर रहे थे यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी अपना डीएनए और अपना राइबोसोम होगा, और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों ही अपने प्रोटीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। वैसे तो सेल में जो प्रोटीन फॉर्मेशन हो रहा है वो आरईआर यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो राइबोसोम्स हमें मिलते हैं उनके द्वारा होता है। बट हम बात कर रहे हैं 2 ऑर्गेनेलीज की, जो कि क्या कर रहे हैं, स्वयं ही, क्योंकि उनके पास अपना राइबोसोम है तो खुद ही क्या करेंगे, प्रोटीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने कहा प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं, तो आपने कहा प्लास्टिड जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट होता है और ल्यूकोप्लास्ट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, जिसमें हमने कहा गया था विच प्लास्टिड आर कलरलेस, कौन से जो प्लास्टिड है वो रंगहीन होते हैं। आपने कहा ल्यूकोप्लास्ट हमारा सही आंसर आता है, जो कि क्या होगा, यहाँ पे कलरलेस होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें हमसे कहा गया है एन अनरिपन ग्रीन फ्रूट चेंजेस कलर्स व्हेन इट रिपन्स, द रीजन बीइंग, कच्चा हरा फल पकने पर क्या करता है, रंग बदल देता है। इसका रीजन क्या है? हमने बोला यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे उसके बारे में बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि स्टेटमेंट में आपसे क्या कहा गया है। ठीक है। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में दिया गया था आपको। आपसे पूछा गया है द फिनोमेनन वेयर साइटोप्लाज्म श्रिंक इन हाइपरटोनिक मीडियम इज कॉल्ड। स्टेटमेंट में आपसे कहा है कि वह घटना जहां साइटोप्लाज्म हाइपरटोनिक माध्यम में सिकुड़ जाते हैं वो क्या कहलाते हैं। ठीक है। तो हमने कहा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एक्चुअली में होते क्या हैं। ठीक है। अब हमने कहा कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सॉल्यूशन की, जो बने होते हैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से। ठीक है। हमें क्या बोला गया है यहाँ पर, हाइपोटोनिक मीडियम कहिए या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहिए, बात एक ही है। अगर मैंने सॉल्यूशन कहा है तो मैंने कहा सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट से मिल करके बना सॉल्यूशन। ठीक है। यानी कि विलायक, यह है विलायक और ये है विलेय और ये है आपका विलियन। ये आपका क्या होगा, विलियन होगा। ठीक है। अब हमने कहा मैक्सिमम केसेस में जो विलायक होता है वो पानी होता है, H2O यानी कि पानी होता है। मैक्सिमम केसेस में जो विलायक होगा वो यहाँ पे पानी होगा। ठीक है। अब हमने कहा कि जो हाइपोटोनिक मीडियम है वो क्या होता है, सबसे पहले उसे समझते हैं। हम यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं। ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि मैं अगर मीडियम को या सॉल्यूशन को, इट मीन्स यहाँ पे दोनों चीजें होंगी।
अब क्या होता है अगर सॉल्वेंट ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, सॉल्यूट के कंपैरिजन में, ठीक है। तो हमने कहा कि ऑब्वियस सी बात है कि क्या है, आपके पास जो पानी है वो अधिक मात्रा में है, जो यहाँ पे विलेय है वो क्या होगा, कम मात्रा में होगा, ठीक है। और अगर आपने कहा कि विलेय ज्यादा है, अगर सॉल्यूट ज्यादा है, इट मीन्स कि सॉल्वेंट कम है, ठीक है। सबसे पहले तो आप इस बात को समझिए। अब हम कंपैरिजन करते हैं सॉल्यूशन और सेल में। सॉल्यूशन हमारे पास है, विलेन हमारे पास आता है, कोशिका हमारे पास आती है। हमने कहा सॉल्यूशन और जो हमारी सेल है उसमें कंपेयर करते हैं। अब ध्यान दीजिए, आपको एरिया का भी ध्यान रखना है, क्योंकि आपने कहा कि एक छोटी सी बॉल है, इस बॉल का कंपैरिजन हम पूरे इस जो आपका बीकर है उससे कर रहे हैं, तो आपको एरिया का भी ध्यान रखना है कि एरिया वाइज आपने यहाँ पे कंपेयर करना है कि जो पानी की मात्रा है वो अधिक कहाँ पर है, क्या वो सेल के अंदर है या फिर वो यहाँ पर आपके बीकर में है। क्योंकि हमने एक फिनोमिना पढ़ा था जिसमें हमने बात की थी ऑस्मोसिस की, ठीक है। ऑस्मोसिस में हमने कहा था कि यहाँ पे पानी क्या होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पानी का ट्रांसपोर्टेशन होता है। जब आपने सेल में पढ़ा था, सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था आपने या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। जब आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा था या सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था, तो हमने कहा था इसकी क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो आपने कहा एक तो सबसे पहले सेल को स्ट्रक्चर दे रहा है, फिर यहाँ पे क्या दे रहा है, सेल को प्रोटेक्शन दे रहा है, सुरक्षा प्रदान कर रहा है। तीसरा हमने कहा कि यहाँ पे जो सेल है वो सेलेक्ट करते कि किस चीज को सेल के अंदर आना है, किस चीज को सेल से बाहर जाना है। तो दो केसेस हमने देखे थे वहां पे, और भी चीजें होती हैं लेकिन हमने दो केसेस के बारे में बात की थी। जब हमने एयर के बारे में बात की थी, वायु के बारे में बात की थी, तो हमने कहा था डिफ्यूजन। और जब हमने पानी के बारे में बात की थी तब हमने कही थी ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मतलब क्या है, पानी का जो अर्ध पारगम्य झिल्ली से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जो विसरण होता है या जो प्रवाह होता है, उसे हमने ऑस्मोसिस कहा था। तो बेसिकली हमें देखना है कि ऑस्मोसिस कैसे हो रही है। ये तीन इमेजेस हमने प्रीवियस लेक्चर में देखे थे और इन तीनों में आपको बता रखी है ऑस्मोसिस। इसमें ऑस्मोसिस दो प्रकार की होती है, एंडो ऑस्मोसिस हो गई और एक्सो ऑस्मोसिस हो गई, ठीक है। एंडो का मतलब आप समझते हैं जब पानी अंदर की ओर विस्तृत हो रहा है, एक्सो का मतलब है जब पानी बाहर की ओर विस्तृत हो रहा है, ठीक है। अब हमने कहा कि किसी सेल को हमने इस सॉल्यूशन या इस माध्यम में रखा तो सेल सिकुड़ जाती है, ऐसा क्यों होता है। हमने कहा ऐसे इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस है वो परफॉर्म की जा रही है। सबसे पहले सॉल्यूशन को समझते हैं, ठीक है, उसके बाद समझते हैं ऑस्मोसिस को, देन अपने क्वेश्चन के आंसर को। तो हमारे पास तीन इमेजेस आती हैं, फर्स्ट टू एंड थर्ड जो हमारे पास आती है, ठीक है। तीन इमेजेस हमने कही है। हमने कहा तीनों में आपने क्या रखी है, यहाँ पे सेल रखी है, ये क्या होगी, सेल होगी, ये बीकर होगा, ठीक है, ये सॉल्यूट होगा और ये क्या होगा, सॉल्वेंट यहाँ पर हो जाता है। हमने कहा यहाँ पे कोशिका में प्रभाव क्या पड़ता है, इसमें हमने प्रभाव को लिखा है कि यहाँ पर अगर इस प्रकार के सॉल्यूशन में कोशिका को रखा तो सेल फूलेगी, इस प्रकार के सॉल्यूशन में रखा तो कोशिका सिकुड़ जाएगी, और इस प्रकार के सॉल्यूशन में रखा तो कोशिका में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है। अब हमने कहा सॉल्यूशन को समझते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सॉल्वेंट का अमाउंट आप देखेंगे, ठीक है, क्योंकि सॉल्वेंट आप यहाँ पर बहुत इजीली यहाँ पे आइडेंटिफाई या डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे आप दोनों का, कोशिका और जो हमारी जो बीकर है, बीकर में जो आपका जो विलियन है उसमें आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे जल्दी से। तो अब हमने क्या कहा, हमने देखा कि सॉल्यूट ज्यादा किस में है। हमने कहा सॉल्यूट तो कहाँ ज्यादा है, कोशिका के अंदर सॉल्यूट ज्यादा है और इस बीकर में सॉल्यूट कम है। इसका मतलब जहाँ सॉल्यूट कम होगा वहाँ सॉल्वेंट ज्यादा होगा, और सॉल्वेंट को हम क्या कह रहे हैं, पानी कह रहे हैं। तो हमने कहा क्योंकि कोशिका के अंदर सॉल्यूट ज्यादा है तो कोशिका के अंदर पानी कम है, और क्योंकि बीकर में सॉल्यूट कम है तो इसका मतलब पानी इस बीकर में ज्यादा है। तो हमने कहा पानी की जो उच्च सांद्रता है वो कहाँ पर है, आपने कहा बीकर में उच्च सांद्रता है, और कम सांद्रता कहाँ है, आपने कहा सेल के अंदर कम सांद्रता है। अब हमने क्या क्या कहा था, हमने कहा था जो पानी है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या होगा, विस्तृत होगा। तो ये है उच्च सांद्रता और ये है निम्न सांद्रता, तो पानी जो है वो अंदर की ओर यहाँ पर एंटर हो रहा है इस प्रकार से, ठीक है। क्लियर है इतना, ठीक है। अब इस प्रोसेस में क्या हुआ कि जो कोशिका है, जब कोशिका के अंदर पानी आप भरेंगे तो वो फूलेगी, जैसे आपने बलून में हवा भरी, तो जब आप हवा भरते तो बलून क्या होगा, फूल जाएगा। वैसे ही जो कोशिका के अंदर पानी जाएगा तो कोशिका फूल जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल आपका क्या है, जब आप किशमिश जो होते हैं जब आप उसे पानी में डालते हैं तो किशमिश क्या होते हैं, फूल जाते हैं, ठीक है। क्या है वो, एंडोऑस्मोसिस है, ठीक है। अब हमने कहा कि यहाँ पर क्या है, जो पानी है, पानी में आपने किशमिश डाले हैं,
किशमिश के अंदर भी क्योंकि सॉल्वेंट होगा, और आपने कहा पानी तो खुद में ही क्या है, आपने कहा सॉल्वेंट है, तो हमने कहा किशमिश के अंदर जो पानी की मात्रा थी और उस ग्लास में जो पानी की मात्रा है, दोनों में डिफरेंस आया। ठीक है, हम इसे किशमिश ही मान लेते कि ये है किशमिश, क्योंकि वो भी एक प्रकार की सेल है, और ये है पानी का ग्लास। आपने कहा किशमिश के अंदर जो पानी है, वो पानी जो ग्लास में पानी है उनमें क्या होगा, वेरिएशन होगा यहाँ पर। क्लियर है? अब हमने कहा किशमिश के अंदर क्योंकि पानी कम है, तो अब क्या होगा, यहाँ पर हमने कहा जो पानी, ग्लास का पानी है, वो किशमिश के अंदर चला जाता है, तो आप देखते हैं कि जो किशमिश है वो फूल जाते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या देखा, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जब पानी जो है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में जाती है, तो उसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस कहते हैं। तो इस प्रकार का सॉल्यूशन जिसमें जो पानी की जो मात्रा है, ध्यान रखिए पानी कहूँ या विलायक कहूँ एक ही चीज है। हमने कहा इस प्रकार का सॉल्यूशन जिसमें पानी की मात्रा कोशिका के अंदर जो पानी की मात्रा है उसकी तुलना में अधिक हो, या सिंपल से वर्ड में मैं कहूँ इस प्रकार का सॉल्यूशन जिसमें जो सॉल्यूशन है उसमें पानी की मात्रा कोशिका की तुलना में अधिक होता है। अगर यहाँ पर हमने कहा, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है पानी और किशमिश का, तो मैंने कहा इस केस में क्या है कि क्या होगा, यहाँ पे जो पानी की मात्रा, जो विलियन में पानी की मात्रा है वो कोशिका की तुलना में अधिक है, तो इस केस में क्या होगा, अधिक जो पानी है, अधिक जो सांद्रता है वो निम्न सांद्रता की ओर जा रही है। ठीक है, और कोशिका फूल रही है। इस प्रकार के सॉल्यूशन को हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, हाइपोटोनिक। तो जब भी आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की हम बात करेंगे, आप समझ जाएंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में आपने सेल रखी और सेल क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, क्योंकि वो अंडरस्टूड है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब अंडरस्टूड होगा कि इसमें जो पानी की मात्रा है वो कोशिका की तुलना में अधिक होगा। ठीक है, दूसरा हमने देखा यहाँ पर, अब सेम वही चीज हमने देखी, हमने देखा सॉल्यूट कहाँ पर ज्यादा है वो देखते हैं। हमने कहा बाहर सॉल्यूट ज्यादा है बीकर में, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे सॉल्वेंट कम होगा, यहाँ पे पानी कम होगा। अंदर जो सॉल्यूट कम है, कोशिका के अंदर सॉल्यूट कम है, तो इसका मतलब इसमें सॉल्वेंट ज्यादा होगा, कोशिका के अंदर पानी ज्यादा है, और यहाँ जो बाहरी वातावरण है उसमें पानी की मात्रा कम है। क्या होगा, पानी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर बहेगा, क्योंकि सेल से पानी निकले तो सेल सिकुड़ जाएगी। अब इसका एग्जाम्पल हमने क्या देखा, किशमिश आपने पानी में रखा था, वो फूल जाता है। अब उसी किशमिश को बाहर निकाल दीजिए, आउटर इन्वायरमेंट में रख दीजिए। आउटर इन्वायरमेंट में अगर कंपैरिजन किया जाए, तो जो किशमिश के अंदर जो पानी है और जो एटमॉस्फेयर में जो पानी है, दोनों में डिफरेंस होगा, क्योंकि किशमिश के अंदर पानी ज्यादा है और बाहरी वातावरण में पानी कम है। अब क्या होगा, पानी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर आएगा, और आप देखते हैं कि किशमिश से पानी बाहर निकलने लगता है, और एट लास्ट जो किशमिश है वो सिकुड़ जाता है फिर से। ठीक है, ये आपने अगर देखा नहीं है तो आप लोग देख सकते हैं कि जब आपने किशमिश को पानी में रखा तो किशमिश फूल गया, जब आपने किशमिश को पानी से बाहर निकाला तो किशमिश कैसा हो गया, श्रिंक हो गया है। वैसा ही आपने कहा कि सॉल्यूशन भी होते हैं। आपने किसी इस प्रकार के विलियन में किसी सेल को रखा है जिसमें क्या है, पानी की मात्रा कम है कोशिका की तुलना में, तो अब क्या होगा, कोशिका से पानी बाहर निकलेगा। ठीक है, हमने कहा इस प्रकार का सॉल्यूशन जहाँ पे सेल सिकुड़ जाती है उसे हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब हमने कहा नाम से आपको पता है हाइपोटोनिक कहा गया है, तो इट मीन्स कि यहाँ पर जो पानी की मात्रा है वो सॉल्यूशन में ज्यादा है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहा गया है, इट मीन्स कि जो सॉल्यूशन में पानी की मात्रा है वो कम है। ठीक है, और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखने पे सेल जो है वो सिकुड़ जाती है। अब आते हैं आइसोटोनिक में। आइसोटोनिक में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो विलेय और विलायक है उसकी मात्रा दोनों में बराबर है, बीकर में भी उतनी ही है और सेल के अंदर भी उतनी है। तो क्या होता है कि पानी बाहर तो गया, लेकिन जितना पानी बाहर गया उतना ही पानी अंदर आ गया है। अब आपने कहा सेम अमाउंट पानी बाहर गया है और सेम अमाउंट अंदर आया है, तो कोशिका में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर आपने किसी सॉल्यूशन में सेल को रखा है और सेल के शेप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया है, इट मीन्स कि वो कौन सा सॉल्यूशन होगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा। क्लियर है इतना? ठीक है, अब हमने कहा इतना तो हम समझ गए हैं कि इसे हम कहते हैं, ये जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के 3 टाइप होते हैं। ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो है उसमें जो सेल है वो सिकुड़ रही है, वो तो हमें स्टेटमेंट भी बता रही है। हमने कहा तीनों चीजों में जो प्रोसेस हो रही है उसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस, किसी में एंडो ऑस्मोसिस है, किसी में एक्सो ऑस्मोसिस है। ठीक है, अब ऑस्मोसिस इसमें भी हो रही है, लेकिन इसमें क्या है कि इक्वल अमाउंट है, कि जितनी एंडो ऑस्मोसिस है उतनी ही एक्सो ऑस्मोसिस भी होगी, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आपने कहा बैलेंस कर रहे हैं यहाँ पर। क्लियर है इतना? अब आते हैं यहाँ पर, हमने कहा
एक्चुअली में सेल के साथ होता क्या है, अब जो क्वेश्चन हमें बता रहे हैं उसे देखते हैं। चलिए, ये सेल है और यहाँ पर जो सेल है उसकी लेवलिंग आपको यहाँ पे करनी है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आपको करना है कि ये दोनों हमारे पास सेल है। सबसे पहले तो ये बताइए हम जो डायग्राम बना रहे हैं वो कौन सी सेल का बना रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद इसकी लेवलिंग कीजिए। लेवलिंग करने के बाद आप देखिए कि इन दोनों सेल्स में क्या आपको डिफरेंस दिखा है। तो एक बार इमेज को आप लोग देखिए और उसे एनालाइज कीजिए। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे लेवलिंग कर लेते हैं। सबसे पहले अगर यहाँ पे लेबलिंग करें, आपने का जो ब्लू में आपको दिखाई दिया है ये है सेल वॉल, जिसे कोशिका भित्ति भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे? कोशिका भित्ति, ठीक है। दूसरा जो आपको ग्रीन कलर में दिखाए गए हैं ये है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं यहाँ पे? आपने कहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आप कुछ भी यहाँ पर कह सकते हैं, या कोशिका झिल्ली जिसे आप कहते हैं। अगर इसे कहते हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, ठीक है। सेम चीजें दोनों में भी होंगी, ठीक है। हमने ब्लू की लेवलिंग कर ली है जो कि क्या है, पे सेल वॉल है। आपने ग्रीन की लेवलिंग कर ली है जो कि यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली है। अब बात करते हैं कि जो आपको येलो कलर में यहाँ पे दिखाया गया है,
वो है यहाँ पर साइटोप्लाज्म, ठीक है, जिसे कोशिका द्रव कहते हैं। कोशिका द्रव कहते हैं। रेड कलर में जो आपके पास आता है वो है न्यूक्लियस, जिसे आप कहते हैं केंद्रक। अब लेबलिंग आपने कर ली है। अब आप ये बताइए ये कौन सी सेल है। तो क्योंकि आपने चैप्टर पूरा पढ़ लिया है तो अभी तक आपको ये बेसिक सा क्वेश्चन है, इस चैप्टर का सबसे बेसिक क्वेश्चन है। और मैं आपसे पूछूंगी कौन सी सेल है तो आपका आंसर होना चाहिए कि हम बात कर रहे हैं प्लांट सेल के बारे में। क्यों बात कर रहे हैं प्लांट सेल के बारे में, क्योंकि सेल वॉल आपके पास यहाँ पर आई है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डबल लेयर आपको दिखाई दे रही है। अगर हम प्लांट सेल के बारे में बात करते तो सिंपली हम एक लेयर बनाते और यहाँ पर बीच में न्यूक्लियस को दिखाते और यहाँ पे साइटोप्लाज्म को दिखाते, ठीक है। क्योंकि आप डबल लेयर की बात कर रहे हैं इट मीन्स की आप बात कर रहे हैं यहाँ पर प्लांट सेल के बारे में। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। एक्चुअली में जो क्वेश्चन है वो ये आपको बता रहे हैं कि जब एक सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा गया तो सेल जो है वो कुछ इस प्रकार से हो जाती है। तो डिफरेंस क्या है दोनों में। आपने का जो सेल मेम्ब्रेन है, जो आपको ग्रीन कलर की सेल मेम्ब्रेन दिख रही है, वो सेल वॉल से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, अलग कहिए या बोले श्रिंक हो जाती है, ठीक है। क्या हो गई है, जो सेल है आपने का जो सेल मेम्ब्रेन है वो श्रिंक हो गई है, तो सेल मेम्ब्रेन श्रिंक होगी तो साइटोप्लाज्म भी क्या होगा, यहाँ पे श्रिंक होगा, ठीक है। आपने कहा इस फिनोमिना को, इस घटना को क्या कहते हैं। ये तो हमने समझ लिया कि क्यों हो रहा है, क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि एक्सोऑस्मोसिस हुई है यहाँ पे, ठीक है। पानी जो है वो बाहर निकला है। क्यों निकले, क्योंकि आपने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखने पे जो सेल है वो सिकुड़ क्यों जाती है, उसका रीजन आपको पता है, इसीलिए हमने यहाँ पे डायग्राम बनाए हैं। अब हमने कहा इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑप्शन देखिए, फ्रंटोलाइसिस कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं, एसिडोलाइसिस कहते हैं, एलोलाइसिस कहते हैं। लास्ट ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, प्लाज्मोलाइसिस। क्या कहेंगे इस प्रोसेस को, प्लाज्मोलाइसिस। अब ध्यान से देखिए, आपको ये नोट करना है। आपसे पूछा जाता है कि प्लाज्मोलाइसिस क्या है, चित्र के माध्यम से समझाइए। यानी कि आपको क्या बनाना है, इस प्रकार से, इस प्रकार से आपको क्या बनाना है, यहाँ पे सेल बनानी है और सेल को दिखाने की सेल श्रिंक हो गई है यहाँ पर, ठीक है। अब यदि आपसे पूछा जाए कि जो प्लाज्मोलाइसिस है उसमें सेल पे क्या असर पड़ता है या कोशिका पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो आपने कहा कि जो कोशिका झिल्ली है वो कोशिका भित्ति से अलग हो जाएगी और क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है, श्रिंक हो जाती है। क्लियर है इतना क्वेश्चन। अगर आपने अपना क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व किया है तो आपने बिल्कुल सही किया है, नहीं किया है तो आप लोग अपना जो आंसर है उसे नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अपना क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है। अभी का डैश इज कॉल्ड द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, यानी कि डैश को कोशिका का ऊर्जा मुद्रा। ध्यान रखिए क्या पूछा गया है, ऊर्जा मुद्रा पूछी गई है या ऊर्जा ग्रह पूछा गया है, वो आपको बताना है। ऑप्शन में है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकेंड है ऑक्सीजन, थर्ड है एटीपी, चौथा है माइटोकॉन्ड्रिया, लास्ट है नन ऑफ द अबव। तो हमने कहा सबसे पहले तो क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व करना है, पहली चीज। दूसरा है कि हर एक ऑप्शन के आपको फंक्शन पता होना चाहिए। ईआर के क्या फंक्शन हमारे पास आते हैं, ईआर क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। इसे हम कैसे लिखते हैं, ईआर लिखते हैं। ईआर के क्या फंक्शन है, ऑक्सीजन के क्या फंक्शन है, एटीपी के क्या फंक्शन है, माइटोकॉन्ड्रिया के क्या फंक्शन है। एक बार क्वेश्चन देखिए और उसे यहाँ पे एनालाइज कीजिए। चलिए तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे हम बात कर रहे हैं एनर्जी करेंसी की, ऊर्जा मुद्रा की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अपने ऑप्शंस को देख लेते हैं किसका क्या क्या यहाँ पे फंक्शन होता है। आपने कहा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, जिसे आपने क्या किया है यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड किया है, SER और RER। RER में होता है प्रोटीन फॉर्मेशन, कौन करता है, राइबोसोम करता है। और जो लाइसोसोम है उसके जो एंजाइम है उनका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। SER की अगर हम बात करें तो हमने कहा SER में जो होता है वो है लिपिड फॉर्मेशन, एंड डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है। क्लियर है इतना। अब जल्दी से क्या करेंगे, फंक्शन को लिख लेंगे, आपको ये पता होना चाहिए। ऑक्सीजन का जो यूज होता है वो होता है रेस्पिरेशन में,
इसके लिए होता है फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। क्या करता है ये, क्या करेगा ये, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करेगा। ठीक है, एटीपी क्या है आपने कहा, फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है, एनर्जी का, एनर्जी की फॉर्म है जिससे कि हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ऑर्गेनेली है, और इसका जो फंक्शन है वो किस में है, आपने कहा सेलुलर रेस्पिरेशन में है। क्लियर है, सीधे इसका फंक्शन ही लिखते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या करेगा, यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए, सबके फंक्शन हमें पता चल गए हैं। अब हम बताते हैं, अब हम देखते हैं जो अपना हमारा क्वेश्चन होता है कि डैश इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी से रिलेटेड क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, डायरेक्टली एनर्जी से रिलेटेड तो नहीं है। ऑक्सीजन है, ठीक है, रेस्पिरेशन हो रही है, रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करेगा, जिससे कि क्या मिलेगी, हमें ऊर्जा मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, एटीपी क्या, फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी का फॉर्म है। ठीक है, तो एटीपी की फॉर्म में जो हमारी ऊर्जा वो संचित रहती है, किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में हमारी जो ऊर्जा है वो यहाँ पे क्या रहती है, सेव रहती है, संचित रहती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, जहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है। अगर आप देखेंगे चीजों को तो डायरेक्टली आपने कहा कि वैसे तो इनडायरेक्टली सभी क्या है, एनर्जी से रिलेटेड ही चीजें हो रही हैं, चाहे वो रेस्पिरेशन हो या चाहे किसी चीज का फॉर्मेशन हो, ठीक है, या माइटोकॉन्ड्रिया में जो चीजें हो रही हैं। लेकिन अगर हम कहें कि जो डायरेक्टली एनर्जी से रिलेटेड है वो क्या होगा, यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी, एटीपी। एटीपी क्या है, हमने कहा एनर्जी करेंसी कहते हैं इसे, किसकी, कोशिका की, क्योंकि क्या है जो हमारे ऊर्जा होती है वो एटीपी की फॉर्म में क्या होती है, संचित होती है। अब अगला क्वेश्चन आपके लिए ये आता है कि एटीपी की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, आपको फुल फॉर्म भी याद रखनी है इसकी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो इसी से रिलेटेड है। जैसे आपसे पूछा गया, डैश इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। डैश को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, एटीपी को कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है, या आरबीसी को कहा जाता है। अब ध्यान से देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया तो सेल ऑर्गेनेली है जहां पर होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, एटीपी तो क्या है, एनर्जी करेंसी है, जिस प्रीवियस जो हमारा क्वेश्चन था उसमें यही कहा गया था कि ये क्या है, एनर्जी करेंसी है, ऊर्जा मुद्रा है। तो हमने कहा कि एटीपी तो क्या है, हमारी एनर्जी करेंसी है। लाइसोसोम क्या है, हमने कहा लाइसोसोम एक क्या है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है, जो क्या करता है, यहाँ पर आपने कहा जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उनके निपटन में हमारी सहायता करता है। ठीक है, जो भी वेस्ट मटेरियल कहिए या जो भी डेड ऑर्गेनेलीज जो कहिए, जो जिसका कि सेल में कोई भी फंक्शन नहीं होता है, लाइसोसोम क्या करता है, उनका निपटन करता है। ठीक है, अगर हम आरबीसी की बात करें तो आरबीसी क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है, किसके ट्रांसपोर्टेशन में, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। ठीक है, अब हमने कहा, ध्यान रखिए, जब सेलुलर रेस्पिरेशन होता है तो सेलुलर रेस्पिरेशन से रिलीज होती है एटीपी। तो ये जो एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, एटीपी क्या, एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित है, लेकिन कहाँ पर ये प्रोसेस हो रही है, एटीपी का फॉर्मेशन कहाँ पर हो रहा है, आपने कहा माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो कोशिका का पावर हाउस है या कोशिका का जो ऊर्जा गृह है वो क्या होगा, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होगा। ठीक है, तो क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। तो दोनों क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं करना है, आपसे एनर्जी करेंसी पूछी गई है या फिर आपको एनर्जी का पावर हाउस पूछा गया है, इसका ध्यान रखना है। एनर्जी करेंसी एटीपी होगी और आपने का पावर हाउस या ऊर्जा ग्रह कौन होगा, आपका माइटोकॉन्ड्रिया होगा। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक अलग सी चीज हमने क्या कही है, हमने कहा इसमें अपना डीएनए होता है, अपना राइबोसोम होता है, इसीलिए अपना जो प्रोटीन है वो खुद बना सकता है। तो चलिए क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे।
चलिए, तो आपने अपना कुछ जो क्वेश्चन है वो नोट यहाँ पे कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आता है, डैश पॉइंट द टर्म सेल। किसने जो कोशिका शब्द दिया है, ये क्वेश्चन आपके आया है जो हमने डिस्कवरीज के बारे में पढ़ा था, उससे ये क्वेश्चन यहाँ पर आया है। तो इजी क्वेश्चन है, आप लोग उस टेबल को देखेंगे और आपको जो अपना क्वेश्चन का आंसर है वो यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग घर से करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।